हेलो दोस्तों। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने अभी तक जो है तो 2021 के 6 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। पॉलिटी के 2021 के 6 क्वेश्चन को लास्ट सीरीज में अपन ने कवर कर लिया है। अब अपन उसके आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। ओके, 7th क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस parole cannot be denied to such prisoners because it becomes a matter of his or her right. Okay, तो बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट में लिखा हुआ है क्या, मैटर ऑफ हिज और हर राइट, तो ये गलत है। ओके, पैरोल कभी भी राइट ऑफ प्रिजनर्स नहीं होता है, जबकि पैरोल की जगह पे दूसरा एक वर्ड है फरलॉ, वो होता है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्या है, ये राइट फॉर प्रिजनर्स है। ओके, और ये कब दिया जाता है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट के केस पे दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे और कौन सी चीजें लिखी हुई है, एक बार फिर से अपन रीड करते हैं कि व्हेन प्रिजनर्स मेक आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजन। ओके, तो देखो डिनाई किया जा सकता है पैरोल जो है तो पूरी तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर है स्टेट की। ओके, क्योंकि जो हमारा प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट का मैटर है। ओके, तो ये क्या है, स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी भी प्रिजनर को पैरोल देना है या नहीं देना है, ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे, उसके बिहेवियर पे। ओके, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो अपन का गलत हो गया। दूसरा देखते हैं अपन कि स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। ठीक है, तो यस, सेकंड आंसर इज राइट। ओके, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि चूंकि प्रिजन क्या है, जेल किसका मैटर है, जेल स्टेट सब्जेक्ट का मैटर है। ओके, तो ये इन्हीं की पावर है कि रिलीज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। अब अगर इसका डिटेल अपन को देखना है फरलॉक और पैरोल का, तो वो अपन फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, इसका एक अलग ही लेक्चर बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। At the national level, which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006? देखते हैं यहाँ पे, देखो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेटिक चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि पंचायती राज तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। रूरल डेवलपमेंट, और यहाँ पे अपन को किसको देखना है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स की बात हो रही है, तो रूरल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article of the constitution of India? Okay, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको क्या करना है, आपको इस पे या थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है कि एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव की कैसी पावर है, ये अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर है। ओके, तो ये किस केस में आएगा, ये फंडामेंटल राइट के केस में ही होता है, फंडामेंटल राइट के केस में ही है। ओके, ऐसी पावर। और देखो हमारा फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 14 to 35 है। ओके, अब यहाँ पे जब बात आ रही है तो देखो यहाँ पे देखो 14 28 और 32 की बात की गई है। आर्टिकल 44 तो है ही नहीं, ये तो डीपीएसपी पे आ जाता है, तो इसका सवाल ही नहीं आता है, इसका सवाल ही नहीं उठता। ओके, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। 32 की जब बात होती है तो आर्टिकल जो 32 है, ये किसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, तो ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 28 की बात आती है तो आर्टिकल 28 में डिस्क्रिशनरी पावर का मेंशन नहीं किया गया है। अब बचता क्या है अपन का, आर्टिकल 14, दैट वाज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि which one of the following in Indian polity is an essential features that indicate that
इट इज फेडरल इन कैरेक्टर, ओके, फेडरल इन कैरेक्टर। तो हमें इन चारों स्टेटमेंट्स में देखना है कि वो कौन सा एसेंशियल फीचर है जो फेडरल कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफगार्ड, बिल्कुल ये सही है। द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ये भी सही है। देखो यहाँ पे अभी अपन को क्या देखना है कि यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गलत है, बट यहाँ पे जो ज्यादा आपको सही लग रहा है उसको अपन को टिक मार्क करना है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, ऐसा कुछ हाँ ठीक है। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ओके। तो देखो फंडामेंटल राइट्स ये तो पूरी तरीके से गलत है। अब यहाँ पे बचता क्या है, पहला में क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की बात हो रही है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। रेगुलर पार्टीज मतलब रीजनल पार्टीज मतलब यहाँ पे भी थोड़ा है दिक्कत। जो सबसे सेफ और सबसे सही आंसर दिख रहा है वो कौन सा है अपन का, ए, दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात कर रही है, यही क्या है, इज द सेफ गार्ड, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अब इसमें देखना है अपन को कि स्टेट को सबसे अच्छा कौन डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो चारों ऑप्शंस हैं वो सही हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई गलत नहीं है, लेकिन अपन को क्या देखना है, बेस्ट डेफिनेशन देखना है जो स्टेट को डिफाइन कर सके, ठीक है। चलिए अब इसे अपन रीड कर लेते हैं एक बारी। फर्स्ट क्या दिया हुआ है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटल permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है, a politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguards their means of subsistence, okay। Next है, a number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, traditional and government। नहीं ऐसा तो देखो नहीं होता है, हाँ ये कुछ केसेस में दिया भी जाता है, जैसे एसटी वाले जो ट्राइब्स कम्युनिटी के लोग होते हैं उन पे ये चीजें लागू होती हैं, बट नहीं हर जगह ये चीजें लागू नहीं होती है। द सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डिफिनेट with a central authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary, ये तो देखो सूट ही नहीं कर रहा, मैच ही नहीं कर रहा है इसमें से, ओके। ओके तो हमने चारों स्टेटमेंट देख ली हैं जिसमें से देखो सी और डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं, ये सही है कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे एक चीज आपको गलत लगेगी, वो क्या है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, ओके। मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स की जगह है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। तो जो बेस्ट डेफिनेशन होगा वो कौन सा होगा, ए होगा, ओके। ये कम्युनिटी ऑफ पर्सन है, कम्युनिटी ऑफ पर्सन है, ओके। तो ये चीजें ये अपन का हो गया 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट विद रेफरेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। फर्स्ट क्या है, एनी रिटायर्ड जज of Supreme Court of India can be called back to sit by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India, बिल्कुल सही है। A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does, या ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, बोथ द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, देयर इज अ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ अ स्टेट, गलत है। A foreigner once granted citizenship cannot be deprived of it under any circumstances, ये भी गलत है, ओके। तो अपन का राइट आंसर क्या होगा, ओनली वन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, which of the following factor constitutes
द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं अपन पहला क्या है, अ कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, देखो ये तो हो नहीं सकता। इलेक्टेड गवर्नमेंट बिल्कुल हो सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल। तो इसमें जो बेस्ट है वो क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी के लिए सेपरेशन ऑफ पावर है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट how does our model differ from the model? Okay, differ from that model. As regard legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. बिल्कुल सही है। Okay, in India, matters related to constitutionality of the amendment of an act of the Parliament are referred to the Constitution bench by the Supreme Court. ये भी सही है। ओके, तो 15 का क्या होगा, 15 का आंसर बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं हम 16, विद द रेफरेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, N. Gopalaswamy, a younger committee, suggested that the minister and secretariat to be designated solely for pursuing the subject of administrative reforms and promoting it. ये तो देखो, ये तो पहला गलत ही है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि in 1970 the Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reforms Commission 1966 and this was placed under the Prime Minister charges. ओके, तो ये सही है हमारा। तो 16 का क्या आंसर होगा, ओनली 2। नेक्स्ट अपन देखते हैं राइट टू प्राइवेसी। ये तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, आर्टिकल 21, इसमें कुछ है ही नहीं डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting the candidate from constituting in one Lok Sabha election from 3 constituencies। देखो ये तो गलत है ना। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताती हूँ कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई लॉ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ओके, उसका सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 रिस्ट्रिक्ट करता है। ये बोलता है कि एक टाइम पे दो से ज्यादा, एक मेंबर जो है तो दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसीज पे नहीं लड़ सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है। ओके, लेकिन ये चीज 1996 तक ये कैप नहीं लगा हुआ था। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे जैसे ये पहला है कि नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक टाइम पे वो नहीं खड़ा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही वो लड़ सकता है। ओके, और दूसरा जो दिया हुआ है आपका, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा, बिल्कुल सही है ये। ओके, ये जो देवीलाल जी हैं, देवीलाल जी हरियाणा के क्या है, सीएम थे, डिप्टी सीएम थे। ओके, ये 1991 में इन्होंने 3 नहीं, इवन 4, ओके, 4 जगह से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। वो कौन कौन से थे, तो एक ऐसे ही नॉर्मल सा है, सिकर, रोहतक, फिरोजपुर और किराई, ये चारों जगह से ये इलेक्ट हुए थे। बट हाँ, बाद में ये इन्होंने ये चारों ही सीट खो दी। ओके, लास्ट अपन देख लेते हैं, एज पर एग्जिस्टिंग रूल इफ कैंडिडेट कंसिस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज his her party should bear the cost of by election to constituencies vacate by him or in event of him or winning the cost। देखो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अगर वो एक, पहली बात तो ये सिर्फ एक बंदा जो है तो दो ही जगह से खड़ा हो सकता है। ओके, दो ही जगह से खड़ा हो सकता है। मान लो कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ए और बी, वो ए से इलेक्ट होता है, ठीक है ना। बी वाली जो सीट थी वो वैकेंट रह जाती है। जो बाई इलेक्शंस हो गए वो भी इलेक्शन कमीशन ही कराती है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका जो पे है वो किसको करना पड़ेगा, उस पार्टी को करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब अपन देखते हैं कौन सा राइट है, ओनली 2।
Okay, correct answer is only 2. So yeah, this is it for today. Thank you guys for watching. Please like, share, and also subscribe the channel. Have a good day guys. So yeah, one more thing, 2021 के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में अपन 2020 के पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे. 2020 के क्वेश्चंस कवर करेंगे. ओके, सो या, हैव अ गुड डे गाइस.